हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। और आज लेक्चर 9 में हम बात करेंगे सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ। कूलॉम के नियम पर कुछ आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड है ये। चलो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वो कह रहा है कि जस्टिफाई 1 कूलम इज ए लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। कहता है, और ये सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, कहता है कि 1 कूलम जो चार्ज होता है, जो चार्ज का यूनिट होता है एसआई में, वो बहुत बड़ा यूनिट है। इसको आप कैसे समझाएंगे? देखो, इसको समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे कि चार्ज डेवलप कैसे होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। पॉजिटिव होता है जब वो कोई बड़ी इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और वो पॉजिटिव बना देता है, और जब कोई गेन करता है तो वो निगेटिव बनता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी से हम कुछ ट्रांसफर का रेट मान लेंगे कि 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है। अच्छा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स का हम नंबर मानने जा रहे हैं, वो सपोज हम लोग मान रहे हैं इतना इलेक्ट्रॉन्स 10⁻+10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड में। इस आप जानते हैं ये कितना पहले इलेक्ट्रॉन हम मान रहे हैं इसको। तो देखो 10⁻6 होता है ना, वो 1 मिलियन होता है। अब 1 मिलियन हो गया 10⁻6, जबकि यहां का डिजिट कितना है 10⁻10। इसका मतलब है कि 1 मिलियन में आपको और मल्टीप्लाई करना है 10⁴। इसका मतलब है ये बहुत बड़ा क्वांटिटी हम मान रहे हैं कि 1 सेकेंड में बॉडी से ट्रांसफर हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि 1 कूलम जो चार्ज होगा वो तब कितना बड़ा चीज बन के आता है। तो चलिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ ट्रांसफर रेट मान लेंगे और बहुत बड़ा मान लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में हम लोग मान लेते हैं 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है सिर्फ 1 सेकेंड में। इसका क्या मतलब हुआ, हम क्या मान रहे हैं 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हुआ कि इन 1 सेकेंड चार्ज इज ट्रांसफर्ड का वैल्यू कितना होगा, चार्ज का ट्रांसफर का वैल्यू कितना होगा। तो ये होगा 10⁻10 है 1 सेकेंड में। अब यहां से हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻ न्यूटन कूलम होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻9 का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। यानी हम मान रहे हैं कि 1 सेकेंड में एक बॉडी से इतना, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻ कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर रहा है सिर्फ 1 सेकेंड में। आप खुद सोच के देखो हम क्या माने हैं। हम ये मान रहे हैं कि 1 सेकेंड में, सिर्फ 1 सेकेंड में 10⁻+10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है। और ये ह्यूज नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है ना। 10⁻6 में ही 1 मिलियन हो जाता है। तो 1 सेकेंड में जो ट्रांसफर करेगा चार्ज, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर इन ओनली 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ट्रांसफर कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में तब उसको कितना टाइम लगेगा। तो हम लेंगे यहां कि सिंस 1.6 इंटू 10⁻⁻ कूलम ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड, देयरफॉर 1 कूलम चार्ज का जो ट्रांसफर का टाइम होगा वो होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻9
सेकेंड, इतना सेकेंड लगाएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर देना सिंपली। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है 1 ये, अब ये माइनस ऊपर जाता है क्या बना देगा, प्लस बना देगा। अच्छा, इतना सेकेंड। अब देखो इसको हम लोग बदलते हैं ईयर में। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1/1/6 और यहां पावर है 10 टू द पावर +9। अब देखो इस सेकेंड को हम लोग बदलने जा रहे हैं ईयर में। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि अगर 60 से हम लोग डिवाइड करते हैं, कितना से, 60 से, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये बदल जाएगा मिनट में। मिनट को फिर 60 से कर देंगे तो आवर में। अच्छा, एक आवर में बदला ही, इतना आवर्स हुआ। अच्छा, आवर को फिर अगर बदलना है डे में तो 24 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, और फिर अगर उसको ईयर में ही बदलना है तो इसको फिर मल्टीप्लाई करना होगा 365, तो ये बदल जाएगा हमारा ईयर में। अब इसको सॉल्व किया जाए। अब इसको सॉल्व करने पर आपको जो मिलेगा, ये टोटल अगर आप सॉल्व करते हैं ना तो आपको मिलेगा 19.81 ईयर्स। यानी एक कूलम चार्ज का जो ट्रांसफर करने में टाइम लगा वो कितना लगा, तो वो लगा लगभग 19.81 ईयर्स। कहने का मतलब है कि एक कूलम का ट्रांसफर का जो रेट है, एक कूलम है ना, वो है लगभग जो टाइम लगाएगा वो लगभग टाइम होगा 20 ईयर्स के आसपास, एक कूलम चार्ज का ट्रांसफर होने में। यानी एक कूलम चार्ज जब ट्रांसफर होगा तो कितना टाइम लगाएगा, 20 ईयर्स। तो समझिए क्या प्रैक्टिकली तो 1 कूलम ऑफ चार्ज लिया जा सकता है, क्योंकि एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में तब कितना लगभग लग जाएगा, तो लगभग लग जाएगा 20 ईयर्स। जबकि हम एक सेकेंड में, सिर्फ 1 सेकेंड में हम 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए हैं। और 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो बस आप जान लो कि 10 टू द पावर 6 में 1 मिलियन होता है। उसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 मिलियन को 10 टू द पावर 4 से, उतना एक सेकेंड में कर रहा है। तो एक सेकेंड में तब चार्ज कितना करेगा, तो 1.6 इंटू इतना से कर देंगे मल्टीप्लाई, सिंपली आ जाएगा। अब हमारे पास केस आता है कि देखिए इतना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है एक सेकंड में, तो एक कूलम चार्ज ट्रांसफर करने में इतना समय लगाएगा। अब इसको हम लोग यहां पर क्या किए हैं, ईयर में बदलें। तो सेकंड को पहले मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, मिनट को फिर डिवाइड किए 60 तो आवर में बदल गया, आवर को फिर बदले डे में तो 24 से डिवाइड कर दीजिए और 365 से कर दिए तो वो ईयर में बदल गया। यानी एक कूलम चार्ज का ट्रांसफर होने का टाइम लगाएगा 19.81 ईयर्स। यानी एक कूलम चार्ज का ट्रांसफर होने के लिए कम से कम 20 ईयर्स का टाइम चाहिए। तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा वैल्यू है 1 कूलम ऑफ चार्ज, जबकि हम 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं एक सेकंड में, तब इतना टाइम लगा देगा। तो सोचो कि 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना बड़ा वैल्यू हो। अब इसको ना ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स, आप 10 टू द पावर 10 पैसा है आपके पास, वो आप एक सेकंड में उड़ाते हैं ना, फिर भी एक कूलम, मान लो एक कूलम को पैसा का अमाउंट है, एक कूलम उड़ाने में आपको फिर भी 20 साल लग जाएगा, फिर भी 20 ईयर्स लग जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना बड़ा चार्ज होता होगा। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, या नोट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेज प्लस 4Q एंड प्लस Q, 2 पॉइंट चार्जेज है जो एक डिस्टेंस A से कुछ डिस्टेंस पर बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा कहां बैठा हुआ है, तो एयर में बैठा है। वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज, एक थर्ड पॉइंट का चार्ज है Q, उन दोनों के बीच में कहां बैठा दिया जाए कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए।
पहले इसका फिगर आपको बताते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझना चाहिए। देखो सबसे पहले दो चार्जेज हैं, +4q और एक है +Q। दो चार्जेज हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज ये a लेके चला है, ठीक है। तो बोलता है कि इन दोनों के, अब ये दोनों के बीच ये दो चार्जेज हो गया, एक +4q एक +Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है। कहता है इन दोनों चार्जेज के बीच में, कहीं बीच में एक चार्ज बैठाना है स्मॉल q +Q। कहां बैठाया जाए कि वो जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे। क्या रहे? इक्विलिब्रियम में। चलिए इसको हम फिगर से पहले समझाते हैं। देखो फिगर क्या कहता है। फिगर का कहना है, देखो फिगर क्या कहता है, देखो फिगर का कहना है कि दो चार्ज है, सपोज दो चार्जेज ठीक है, दो चार्जेज है सपोज, ठीक है, दो चार्जेज, ठीक है। अब इन दोनों चार्जेज का वैल्यू पहले समझो, +4q और एक है +Q, दे दिया। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है सपोज a, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है a, दे दिया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है a, दे दिया। अब यहां पर समझो खेल, पूरा खेल समझो। एक +4q है और एक +Q है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है a। अब कहता है कि इन दोनों के बीच में +Q चार्ज को कहां रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम हो जाए, मतलब ना इधर जाए ना इधर जाए, मतलब जहां छोड़ दें बस वहीं रह जाए। इसको समझने के लिए, इस फिगर को समझने के लिए सबसे पहले आप कूलॉम्स लॉ का पहले रूल समझ लो। इसका स्टेटमेंट क्या था? इसका स्टेटमेंट था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2, ये था। और दूसरा था F इज इनवर्सली स्क्वायर का, जब इन दोनों को मिलाया गया था तो इतना आया था, Q1 × Q2 आया था। अब आए R² आया था। देखो पहले इसको समझो, तभी ये फिगर आपको समझ में आएगा और ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो इसका मतलब है कि जब दो चार्जेज है, पॉइंट चार्जेज है, एक बात और रखना कि पॉइंट चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, तो ये दोनों तो फोर्स लगाएगा, चाहे प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे या प्लस माइनस रहे, चाहे अट्रैक्शन लगाए या रिपल्सन, फोर्स लगाया। तो वही फोर्स के बारे में कौन बोला था? कूलॉम्स लॉ, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सारा टॉपिक देख लेना बाबू, तभी यहां पहुंचना, ठीक है, अदरवाइज बच्चा कुछ आपको समझ नहीं आएगा। पहले इस फिगर को समझने के लिए यहां आइए। अब देखिए, इन दोनों के बीच में सपोज एक चार्ज रखना है, ठीक है, चार्ज रखना। अब एक चीज समझ के देखो, ये क्या बताना चाह रहा? ये बताना चाह रहा ये जितना बड़ा होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, फोर्स भी उतना बड़ा होगा। यानी जितना बड़ा बड़ा चार्ज, जितना बड़ा बड़ा चार्ज, फोर्स भी उतना ज्यादा, चाहे वो अट्रैक्शन करे चाहे रिपल्सन का। अच्छा, डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कम उतना ज्यादा फोर्स, जितना डिस्टेंस ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा, ये बताना चाह रहा। अब एक चीज आप समझो, यहां पर आपके लिए कौन कौन सा चार्ज था? यहां पर एक चार्ज है +4q, एक है चार्ज +Q, ठीक है। अब इस केस में समझो, +Q और एक चार्ज दूसरा वाला है +Q, इसके लिए भी और इसके लिए भी है +Q, दोनों के लिए +Q। एक बात समझो, यहां पहले समझ लो। देखो ये जो है, इसका वैल्यू ज्यादा है तो ये इस पर ज्यादा रिपेल करना चाहेगा। अच्छा, ये कम है तो ये कम फोर्स लगाना चाहेगा। चार्ज के केस में ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, ये चार्ज छोटा है तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, अब हमको इक्विलिब्रियम बाय करना है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि दोनों फोर्स को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए आप खुद सोचो, इसको क्या करना होगा? इस फोर्स को घटाना होगा। अच्छा, इस फोर्स को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। अच्छा, ये कब पॉसिबल है?
ये कब पॉसिबल है, खुद सोचो। ये तभी अब पॉसिबल है जब आप चार्ज का एक खेला कर सकते थे एक डिस्टेंस का। तो चार्ज में तो यहां देखते हैं कि फोर्स बढ़ना चाहता है, यहां चार्ज घटना चाहता है। चार्ज दोनों ही बराबर करने के लिए इक्विलिब्रियम मतलब होता है ये जितना धकेले ये भी उतना धकेल दे ताकि वो जहां था वहीं रह जाए। तो ये तो फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स वैल्यू। अब इसको घटाने के लिए आप डिस्टेंस का ही खेला कर सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या कर सकते हैं आप, डिस्टेंस को ज्यादा यहां से कर दीजिए ताकि फोर्स उस पर क्या हो जाए, कम हो जाए। अच्छा, इस केस में डिस्टेंस का वैल्यू क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, यानी डिस्टेंस जो छोटा चार्ज है वो कम रखिए। तब क्या होगा, ये डिस्टेंस की वजह से फोर्स को कम कर देगा, ये डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स का वैल्यू बढ़ा देगा। तभी ये दोनों इक्वल पॉसिबल है हो पाना। तो ऐसे में आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज, प्लस 4Q चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे डिस्टेंस ज्यादा कहीं रखना होगा। तो सपोज कि यहां पर हम लोग बढ़ा के रख देते हैं, तो यहां पर हम रख देते हैं प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज को इससे डिस्टेंस पर रख देते हैं, प्लस क्यू चार्ज। अच्छा, इससे ज्यादा डिस्टेंस, इससे कम डिस्टेंस। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कि जो छोटा वाला बड़ा वाला चार्ज से ये x डिस्टेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये टोटल a है, इसको अगर x माना जाए तो छोटा वाला से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। ये टोटल a दिया हुआ है ना, तो ये अगर x माने हैं आप, इसको x माने यहां से यहां तक, चलो नाम देते हैं a, b चार्ज था, ये p है। तो a p को अगर x माने आप तो pb का वैल्यू a माइनस एक्स आएगा। उम्मीद है आपको ये फिगर आप समझ में आया होगा। समझ में आया कि ये जो चार्ज है प्लस क्यू, इससे डिस्टेंस में क्यों ज्यादा हम दूरी पर बना रहे, क्यों इसके, क्योंकि ये इस पर चार्ज के कारण ज्यादा फोर्स मारना चाह रहा था, है ना, और ये चार्ज कम है तो फोर्स कम मारना चाह रहा है, जबकि हमको दोनों चार्ज का वैल्यू, दोनों फोर्स का वैल्यू क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। एक काम और कर सकते थे, इससे डिस्टेंस ज्यादा कर दिए फोर्स घट गया, इससे डिस्टेंस नजदीक है तो फोर्स का वैल्यू बढ़ गया। तो इसी कारण इससे ज्यादा डिस्टेंस पर, इससे कम डिस्टेंस पर। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं। देखो, अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि लेट प्लस क्यू चार्ज is at a distance of x from plus 4Q charge, plus 4Q charge, plus 4Q charge. Therefore distance from plus Q charge will be a minus x, a माइनस एक्स, इतना डिस्टेंस हो जाएगा तब। अच्छा, अब यहां से क्या करेंगे, यहां से मान लिए x, वहां से मान लिए, तब a माइनस एक्स स्वतः आ जाएगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है, a माइनस एक्स आएगा। अब देखो, ये है इक्विलिब्रियम में, ये चार्ज है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में कब रह सकता है, जब एक ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो ये इधर धकेलना चाहेगा। अच्छा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अच्छा, मान लेते हैं ये जो फोर्स मार रहा है इसका नाम F1 देते हैं, इसका नाम F2 देते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड का। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन फोर्स डेवलप्ड बाय प्लस 4Q ऑन प्लस Q, यानी F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तभी तो ये यहां रहेगा, अदरवाइज ये इधर आ जाएगा, अदरवाइज इधर आ सकता है।
इक्विलिब्रियम में रहने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, दो ही लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 developed by plus 4q is equal to magnitude of force F2 developed by, है ना, ठीक है, by magnitude of force F2 developed by magnitude of force F2 developed by plus Q। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? तब इक्वल होना चाहिए। अच्छा, जब दोनों ही फोर्स इक्वल होगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? बराबर, तभी तो इक्विलिब्रियम हो पाएगा, अच्छा, फॉर इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम के ये चीज होना चाहिए। अच्छा, अब है कि फोर्स कितना मारेगा, तो यहां एयर में रखा हुआ है, तो फोर्स हम लोग जानते हैं, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा k इंटू दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, तो 4q1 इंटू q बाय दोनों के डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा। फिर यहां होगा k, फिर कितना होगा? दोनों का चार्ज का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट इंटू q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा? तो डिस्टेंस यहां पर है, अब इसके लिए है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पर आओ, ठीक है, अब यहां पर पहले देखते हैं, तो k कैंसिल आउट, अच्छा q कैंसिल आउट, अच्छा q यहां पर भी कैंसिल आउट। अब यहां पर हम लोग जब देखते हैं तो हमारा बचता है 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पर हमारा बचता है फिर एक्स स्क्वायर। अब इसी को सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। तो यहां से है आया है 4, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप जानते होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहां से फिर करो, अब यहां से इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8। अब यहां से हो गया हमारा x स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आपका? ठीक है, अब यहां से हम लोग फिर आगे करेंगे। देखो अब क्या करेंगे, यहां के बाद इसको सॉल्व करेंगे। यहां तक आप लिख लिए होंगे या नोट्स बना लिए होंगे। अब देखो यहां पर लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहां पर इसको कंटिन्यू कर रहे हैं इस कैलकुलेशन को। ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये जो राइट साइड का एक्स स्क्वायर है, इसको लेफ्ट साइड लेंगे तो 4x स्क्वायर में x स्क्वायर गया तो यहां पर हो गया हमारा 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर। अच्छा, अब यहां से हो गया -8 अब प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0, यही होगा। अब यहां पर देखो
यहां पर अब हम लोग इसका सिंपल कैलकुलेशन, तो हम लोग देख रहे हैं 3 इंटू 4 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। अच्छा 12 से हम लोग बीच वाला टर्म लाते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 6 2 मिलके 8 बना देगा। तो हम लोग अब यहां पर लेंगे 3x स्क्वायर, अब यहां हम लोग लेंगे -6ax, फिर लेंगे -2ax, अब यहां हम लोग लेंगे 4a स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा अब यहां पर आओ, अब यहां पर हम लोग फिर क्या करेंगे, है ना, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, देखो फिर यहां पर हम लोग अब क्या करते हैं, यहां के बाद कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन होगा हमारा 3x, तब यहां x बचा, अब यहां बचा 2, अब यहां पर बचा a, अब यहां से हमारा निकलेगा कॉमन -2a निकला, -2a, अब यहां पर हमारा क्या बचा x, और यहां पर है -2a इक्वल टू 0, ये बचेगा। अब यहां पर आओ, अब यहां पर आओ, अब यहां पर क्या है, यहां पर अब हमारा आता है तो x -2a और एक आता है, एक आएगा हमारा, एक हमारा आता है 3x -2a इक्वल टू 0, ये आता है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां जब हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, यहां के बाद हम लोग को सॉल्व कैसे करना होता है, यहां के बाद सिंपली एक चीज जान लो, अगर आप नहीं जानते ये सब, देखो अगर फिजिक्स पढ़ना बाबू तो मैथ्स अच्छा करना होगा, मैथ से भागिएगा तो फिजिक्स आपका पूरा का पूरा खराब रहेगा। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जान लो, दो चीज मल्टीप्लाई होके कितना बनाया 0, चलिए थोड़ा बेसिक मैथ बताते हैं, तो इसका मतलब है कोई एक 0 होगा, चाहे ये 0 हो चाहे ये 0 हो तभी 0, क्योंकि दो चीज मल्टीप्लाई होके 0 तभी बन सकता है जब उसमें से कोई एक 0 हो, तभी कंफर्म नहीं है कि ये 0 है कि ये 0। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग लिखते हैं कि इफ, क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा होगा, या चैनल से जुड़े रहिएगा, ये सब पढ़ा देंगे आपको, कि इफ x -2 बराबर 0, तो x बराबर तब कितना आ जाएगा 2a आया, एक तो ये आ जाएगा। अच्छा दूसरा वाला जो आएगा उसी तरह, अभी तो कंफर्म नहीं है तो हो सकता है ये भी 0, तो यहां से हम लोग लिखेंगे, यहां से हमारा आ गया 3x -2a बराबर 0, यहां से जब x का मान हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है 2a/3। अच्छा अब यहां पर देखो, या इस वैल्यू, एक ये वैल्यू आया, अच्छा एक जो वैल्यू आया है एक ये आया, ठीक है। अब यहां पर देखो, एक चीज यहां समझो, देखो यहां पर आया x = 2a, तो 2a का मतलब है ये जो डिस्टेंस है इसका डबल, यानी ये तो बाहर चला जाएगा ना, ये जो चार्ज है इन दोनों के बीच बैठाना था, लेकिन 2a लेने पर ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इन दिस केस ये हो जाएगा हमारा इम्पॉसिबल घटना है, ये हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि ये चार्ज अगर बीच में है, पॉइंट बीच में है, प्लस क्यू को बीच में बैठाना है, मतलब बीच का कहने मतलब बीच नहीं, अगर इन दोनों के बीच में कहीं आना है तो इसका मतलब है 2a तो बाहर चला जाएगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है। अच्छा 2a/3 तब क्या है, पॉसिबल वैल्यू है, इसका मतलब है कि +4q से, है ना, इसका मतलब है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये क्या है, ये तो इम्पॉसिबल है ना। अच्छा अब यहां पर क्या है, इसका मतलब है कि +4q से जो डिस्टेंस हम लोगों ने x माना था वो वैल्यू आया हमारा 2a/3। अच्छा अगर डिस्टेंस इस चार्ज का पूछा जाए +q से, तो +q से पूछा जाए तब तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा a-x, तो a-x का वैल्यू अगर है 2a/3, तो इसका मतलब है कि a/3 ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, है ना, फाइनल आंसर। तो चलिए एक बार हम लोग तेजी से इसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझो,
बोलता है कि +4q चार्ज है और +q चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है a, ठीक है। अब क्या है, एक चार्ज है जो इन दोनों के बीच में बैठाना है। बीच से मतलब ये नहीं है कि हम मिड में बोल रहे हैं, कहीं पर भी बैठाना है, यहां बैठाना है। अब बोलता है वो तब +4q चार्ज से कितना डिस्टेंस पर होगा, +q चार्ज से कितना डिस्टेंस पर होगा। तो सबसे पहले हम +4q चार्ज से x मान लेते हैं, ऐसे में +q चार्ज से आ जाएगा a-x। अब यहां पर हमारा कहता है कि ये इक्विलिब्रियम है, हो मतलब ये जितना फोर्स लगाया गया, ये दोनों फोर्स दोनों का मान इक्वल होगा, यानी दोनों का वैल्यू बराबर होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। तो हम लोग F1 और F2 दोनों का वैल्यू यहां क्या किए हैं, निकाले हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 डेवलप्ड बाय +q, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2 डेवलप बाय, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तभी इक्विलिब्रियम हो पाएगा। तो सिंपली हम यहाँ कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला था 2 बार लगा दिए, लेफ्ट साइड भी राइट साइड में। जो सिंपल यहाँ कैलकुलेशन हम लोगों ने किया, तो यहां से हमारा x का वैल्यू 2 निकलता है, x = 2a, x = 2a/3। तो अब यहां हम लोग क्या देखते हैं, 2a इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2a तो इससे बाहर चला जाएगा। तो बाहर चला जाएगा बच्चा, तब तो ये नहीं लेना है। इसका मतलब पॉसिबल वैल्यू हमारे लिए कौन है, x = 2a/3। इसका मतलब है कि 4a से यहां का डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 2a/3, और यहां से अगर पूछा जाए तो a/3 आ जाएगा, यानी इसका सही पोजीशन यहां जाएगा 2a/3, है ना। +4q चार्ज से और +q से हो जाएगा क्या, a/3। तो आई होप सो कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो बहुत बहुत प्यारा है, देखते हैं, बोर्ड में भी पूछा गया। एक बार सवाल देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। देखिए आपको दिख रहा होगा, कंपेयर करने दिया है कि कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को आप कंपेयर कर दीजिए, है ना। हम इसमें यह भी समझेंगे इस न्यूमेरिकल में कि कूलम्ब फोर्स बड़ा होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा होता है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कैसे कंपैरिजन किया जाए। देखो कूलम्ब फोर्स आप जानते हैं यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप जानते होंगे कि चार्ज के बीच लगता है। तो हम लोग 2 स्टैटिक चार्ज ले लेंगे, Q1 और Q2, और दोनों का कुछ वैल्यू मान लेते हैं। चलो 1 कूलम्ब मान लेते हैं, डिस्टेंस भी 1 मीटर मान लेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच लगना, तो मास में भी 1 kg ले लेते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं 1 मीटर, सेम उतना ही। तो यहाँ चार्ज के केस में 1 कूलम्ब, उसके केस में 1 kg डिस्टेंस दोनों सेम रख दिए, और पूरा हम सब कुछ मान लेते हैं कि ये एयर में। तो इन शॉर्ट हम लोग इसमें लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 2 चार्ज हम लोग मान लेते हैं, एक 1 कूलम्ब है ना, रेस चार्जेस 1 मीटर दूरी पर एयर में, तो वहां से फोर्स निकाल लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 मास भी ले लेंगे, उसको भी एयर में रख देंगे 1 मीटर दूरी पर, वहां से निकाल लेंगे। अच्छा, कंपेयर करने का काम ही मैथ में है रेशियो का। रेशियो अगर चैप्टर मैथ्स में है ना, सिर्फ कंपैरिजन के कारण है। अगर कंपेयर नहीं हो 2 बॉडी का ना, तो रेशियो का जरूरत ही नहीं पड़े। इसका मतलब फिर इन दोनों का रेशियो कर देंगे, हमको अपने आप पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या स्टेप्स लेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे कि लेट, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट 2 स्टैटिक चार्जेस, 2 स्टैटिक मतलब रेस्ट चार्जेस बी, है ना, 1 कूलम्ब एंड 1 कूलम्ब, दोनों को हम लोग 1 कूलम्ब मान लेते हैं। separated by a distance, separated by distance 1 मीटर। अब इसके केस में हम पहले फोर्स निकाल लेंगे, फिर ग्रेविटेशनल का केस देखेंगे, ठीक है। चलो तो ये है हमारा कूलम्ब फोर्स के लिए, 4 कूलम्ब फोर्स CF, कूलम्ब फोर्स के लिए हम लोग पहले इसका काम करेंगे। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं, तब यहां से कूलम्ब फोर्स जो लगेगा, ये कितना लगेगा, है ना, एयर के लिए। तो सबसे पहले इसका एयर में वैल्यू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, यानी प्लस प्लस लिए हैं तो 1 × 1 कर लेते हैं, और डिस्टेंस भी 1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हमारा तब वैल्यू आएगा कूलम्ब फोर्स का। अच्छा, एफ का इसका वैल्यू फिर कितना होता है, इसका होता है 9 × 10⁹,
अच्छा, इसका जब मल्टीप्लाई सब कुछ किया जाएगा तो 1 ही आना है। तो कुल मिला के हमारा जो फोर्स आएगा कूलम वाला एयर मीडियम में वो होगा F9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ये इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना के रख लेते हैं। देखिए 1/4πε0 का वैल्यू होता है एयर में 9 इंटू 10⁹, तो बस यही बचा, यहां लिख दिए। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सरसाइज करना हमको है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब हम लोग लेंगे स्टेप 2। ये है हमारा और ग्रेविटेशनल फोर्स GF। बोले तो गर्लफ्रेंड नहीं पढ़ लेना भाई, गर्लफ्रेंड नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। अब यहां पर हम लोग क्या मान लेंगे, है ना। अब यहां पर है कि लेट टू bodies having masses 1 kg each are separated by 1 meter distance। 1 मीटर डिस्टेंस पर है। अब यहां से हमारा तब वैल्यू आएगा, यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू आएगा एयर में या किसी भी मीडियम में, क्योंकि ग्रेविटेशनल जान लीजिए आप वो ऐसा कांस्टेंट है एफ ये, तो ये जो होता है वो मीडियम डिपेंडेंट ही नहीं होता है। एफ इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं G इंटू 1 होगा तब, और डिस्टेंस ये होगा। अब यहां से हमारा तब वैल्यू, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता, और इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11, है ना। इसका मतलब है कि इतना न्यूटन का फोर्स लगना है, इतना न्यूटन का फोर्स लगना है। इसका मतलब है ये इतना न्यूटन का फोर्स लगना है ना, 1 kg पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फोर्स को, कूलम्ब्स फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स से हमको कंपेयर करना है। इन दोनों से क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। कूलम्ब्स फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करना है। कंपेयर, एक बात तुम दिमाग में रख लो, इस बात को ट्रिक के रूप में, जब भी कोई कंपेयर कराए मैथ्स में, तो कंपेयर वर्ड सुनते ही एक बात दिमाग में ले आना बच्चा, कि आपको रेशियो कर लेना है। रेशियो का काम ही है कंपेयर करना। क्या करना, कंपेयर करना। तो दोनों का रेशियो कर लेंगे हम अगला स्टेप्स में, स्टेप 3 में हमको खुद पता चल जाएगा। तो अब हम लोग दोनों का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो चलिए यहां क्या करेंगे, यहां हम लोग देखो, सबसे पहले अब हम लोग कर रहे हैं स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इन दोनों का रेशियो करेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, रेशियो। तो हमारा स्टेप 3 हो जाएगा, स्टेप 3 में हम इन दोनों का रेशियो करेंगे। तो यहां पर हम लोग का रेशियो है FC/FG। अब इस FC का वैल्यू कितना है, तो 9 इंटू 10⁹ आया। अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझो, इसका वैल्यू कितना है, 6.6 इंटू 10⁻⁻ आया है ना। ये इन दोनों का न्यूटन वैसे भी कट जाना है, क्योंकि ये फोर्स है तो ये भी फोर्स का न्यूटन होता है। अब यहां पर सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं, अब इन दोनों का करते हैं रेशियो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर आएगा, ध्यान देना। देखो सबसे पहले यहां हमारा बच गया, यहां 9, यहां है 6.67, ठीक है। अब यहां से वो जब ऊपर गया तो 9 है, और ये माइनस ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है, माइनस ऊपर जाता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 9 और यहाँ 11 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको पहले सॉल्व करो। देखो ये सब थोड़ा ना ट्रिक अपनाना,
तभी कैलकुलेशन बड़ा आप छोटा कर पाएंगे। यहाँ 9 है और ये 6.6 है, तो देखो 6 इंटू 1.5 करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब है आपको पता चल रहा है कि 1.5 के आसपास है इसका, 1.5, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इसका वैल्यू तब आ जाएगा लगभग 1.3 इंटू 10⁻20। अब इसको लेके चलो, मेन डिजिट आपका ये है ना, तो आप इसको समझो। अब यहां हम क्या देखते हैं कि इन दोनों का जो रेशियो आया है, कूलाम और ये ग्रेविटेशनल, इन दोनों का जो रेशियो आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इसको देखिए कि कितना बड़ा चीज आया है। तो कूलाम बाय ग्रेविटेशनल का जो आया है रेशियो, वो आया है 1.3 इंटू 10⁻20। अच्छा, अब आप रेशियो का खेल देखिए। इसका मतलब है नीचे में 1 रहता है, ये आपको पता है, यानी आप जान लीजिए ऊपर में आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा डिजिट है, 10⁻20, जबकि 6 में 10⁻6 में 1 मिलियन हो जाता है, और वहां 6 पर नहीं, मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, 20 तक पहुंचने के लिए 1 मिलियन, 3 बार तो सिंपल 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन हुआ, फिर भी बच गया क्योंकि 20 तक जाना है, तो फिर इतना। तो आप समझ के देखिए कि ये कितना बड़ा है, और फिर उसमें भी 1.3 से मल्टीप्लाई है। फिर से देखो FC/FG आया, तो ये जो बड़ा, ये बहुत बड़ा डिजिट है, यानी कूलाम्स फोर्स ना ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में बहुत 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 बड़ा है। आप समझ लीजिए कि ये 1 रुपया है। ये कितना है? 1 रुपया है, ऐसे समझिए। ये है 1 रुपया, ये है 1 रुपया अगर है ना, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन का होगा, तो जो चार्ज के बीच जो फोर्स उस समय लग रहा होगा ना, वो है 10⁻20 मोर टाइम्स, और वो भी एग्जैक्ट नहीं, उसको भी मल्टीप्लाई 1.3 से करना है। तो आप समझ सकते हैं इससे ये कितना बड़ा चार्ज है। ऐसे में हम कह सकते हैं, क्लियरली कह सकते हैं कि जो होता है कूलाम्स फोर्स बहुत बहुत बड़ा चार्ज है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वी कैन कंक्लूड that कूलाम्स फोर्स, जिसको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, कूलाम्स फोर्स शॉर्ट में CF, इज वेरी वेरी लार्ज। 3 बार लिख लो, क्यों कर दिए हैं, वेरी 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 लार्ज, बहुत 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 बड़ा है, वेरी वेरी लार्ज। क्या है? फोर्स, यानी कूलाम्स फोर्स ना बहुत बड़ा होता है, कूलाम्स फोर्स बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं मैथमेटिकली, फोर्स ग्रेटर, जितना चाहो आप दे दीजिए, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, यानी कूलाम्स फोर्स इज वेरी 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 लार्ज एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जान लो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ा होता है कूलाम्स का फोर्स। तो आई होप सो कि ये मैथमेटिकल आइडिया भी आपको समझ आया होगा। चलिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं तेजी से इस क्वेश्चन को। जैसे यहां बोला था कंपेयर करने कूलाम्स फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो सबसे पहले 2 स्टैटिक चार्ज ले लिए, दोनों के बीच का फोर्स निकाल दीजिए, है ना, कूलाम्स के रूल्स के अनुसार। फिर क्या किए हम लोग, निकाल लेते हैं 2 मास ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं, दो चार्जेस के बीच का मास ले लेते हैं 1-1 kg का, वहां से ये निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में कंपेयर करना है तो ट्रिक जान लीजिए कि रेशियो निकालना है। अच्छा, अब क्या करना है, तो इन दोनों को सिंपली रेशियो कर देना है। तो जहां 1 रुपया है वहां 10⁻20 रुपीज है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई औकात ही नहीं होता है कूलाम्स फोर्स के लिए, है ना। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कूलाम्स फोर्स बहुत बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो आई होप सो
कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और बोर्ड्स में ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं, कंपटीशन लाइंस में ऐसे ही किए जाते हैं। चैनल से जुड़े रहना, चैनल में बहुत सारा हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, जेई का है ना, बोर्ड का सारा क्वेश्चन हम धीरे धीरे बनाएंगे, जितना ज्यादा हो सकेगा, जितना कम टाइम में हम डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन चैनल को जितना हो सके लाइक करना, शेयर करना और जितना ज्यादा हो सके शेयर करना, है ना, क्योंकि आपका शेयर यानी सब्सक्राइब करना, आपका पेज फॉलो करना हमारे लिए कॉन्फिडेंस का मैटर होता है। तो आई होप सो ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।